नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नवल किशोर द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवल दुनिया। नवल दुनिया के इस इवेंट में मैं लेके आया हूँ कहानियों की कड़ी और आज की कहानी का शीर्षक है कफन, जिसे लिखा है महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र ने। कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं, माधव, माधव की पत्नी बुधिया और माधव का पिता घीसू। कहानी कुछ यूं है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के समान चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। घीसू ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। 2-4 फांके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढकते हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आश न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल के समय में ये दोनों दूसरों के खेतों में जाकर मटर और आलू खाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूस लेते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह ही पिता के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी, मतलब पेट भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई कार्य करने को बुलाता
तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते, मतलब निर्लज्ज होके दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि अगर वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। माधव ने कहा, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। घीसू ने कहा, किस बात का डर है, मैं तो यहाँ हूँ ही। माधव ने कहा, तो तुम ही जाकर देखो ना। घीसू ने कहा, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं तो उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक पाएगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सूंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। माधव ने पिता की तरफ मुँह कर कर यही बात बोली। घीसू ने कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दें तो। जो लोग 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी की तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूर लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। घीसू ने बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं
कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मज़ा लेते हुए कहा, जब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। घीसू ने कहा, अब कोई क्या खिलाएगा। वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्चो करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी न है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। माधव ने पिता से पूछा, तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होंगी। घीसू ने कहा, 20 से ज़्यादा खाई थी। माधव ने कहा, मैं होता 50 खा जाता। घीसू ने कहा, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो मेरा आधा भी नहीं है। और दोनों आलू खाकर पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर किंडोलियाँ मार पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। आज कफन की कहानी का पहला भाग यहीं तक। दूसरा भाग फिर हम आपको लेके आएंगे अगले दिन। और आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपना कमेंट कीजिए। आप अपने लोगों का और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।